हेलो बच्चों, अब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज चैप्टर का एस सी वर्मा जी की बुक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज रिटन एज P इजिकल टू 2E/3V। इस फॉर्मूले को तो हम लोगों ने थियरी के लेक्चर में डिराइव भी किया था। हियर E रेफर्स टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। ध्यान रखिए ये काइनेटिक एनर्जी है और इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है उसका कोई वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में डिराइव कर रहे हैं वो एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। फोर्थ क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था रिलेशन क्या होता है, एनर्जी E इजिकल टू 3/2 PV। तो इससे आप ये मत समझिएगा कि जो एनर्जी है वो प्रेशर या वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, नहीं, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं PV क्या हो जाता है, दिस PV इज इक्वल टू nRT। तो बेसिकली हो जाता है कि एनर्जी E इज इक्वल टू 3/2 nRT। इसका मतलब एनर्जी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। किसके केस में? आइडियल गैस के केस में। अगर यही रियल गैस हो तो उस केस में एनर्जी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करने लगता है रियल गैस के केस में। लेकिन आइडियल गैस में आप देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वी आर अज्यूमिंग कि जो उसका नंबर ऑफ मोल है वो कांस्टेंट है, और वो तो कांस्टेंट होगा ही ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है द एनर्जी ऑफ अ गिवन सैंपल, यानी कि सैंपल का अमाउंट गिवन है। अमाउंट गिवन है इसका मतलब n कांस्टेंट है, तो n अगर कांस्टेंट है तो एनर्जी सिर्फ इस T पर डिपेंड करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज मैक्सिमम RMS स्पीड। RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, ये हो जाता है √3 RT/m0 वेयर m0 इज मॉलिकुलर मास। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मॉलिकुलर मास जिसका सबसे कम होगा RMS स्पीड ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली हाइड्रोजन का RMS स्पीड सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मॉलिकुलर मास सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फिगर शोज ग्राफ्स ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल NKT। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखें या नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग मास के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए कि मास ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ गैस है स्मॉल m एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है कैपिटल M। तो n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M लिख सकते हैं ना। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये M क्या है, मास ऑफ द गिवन सैंपल। तो उस गिवन सैंपल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, M डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो इस कैपिटल N की जगह आप यहाँ लिख दीजिए M डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो ये हो जाएगा P इंटू V, दिस इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू KT। अब इस V को हम लोग इस साइड लाएं तो हो जाएगा M बाई V, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू M बाई V इंटू कैपिटल M इंटू KT। M बाई V को हम लोग कर देते हैं रो, तो हो गया P इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू KT। ये समझ में आ गया, सिंपल मैनिपुलेशन है, इसमें और कुछ नहीं करना है। और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि P वर्सेस रो का ग्राफ बनाया है। ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं P इज इक्वल टू रो बाई M, ये M कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P और रो का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, KT/M। आप यहाँ से देख रहे हैं ना, P इज इक्वल टू रो इंटू KT/M है। तो ये जो ग्राफ है इसका स्लोप KT/M है, यानी कि जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा उसका T ज़्यादा होगा। K और M तो कांस्टेंट होगा, K तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो वो तो कांस्टेंट होगा उस आइडियल गैस के लिए। तो जिस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा उस केस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये T1 है, ये T2 है, इट मीन्स T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप ज़्यादा है। और इस रिलेशन से हम लोग देख रहे हैं कि P वर्सेस रो का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है
और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, KT/m। तो जिसका स्लोप ज़्यादा हुआ उसके केस में टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज अ कंटेनर इज इवैक्यूएटेड टू लीव जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन इट, यानी कि उस पूरे कंटेनर में सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। लेट VA एंड VRMS रिप्रेजेंट द एवरेज स्पीड एंड द RMS स्पीड ऑफ द गैस। तो क्या होगा, ऑब्वियसली सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो जो इस मॉलिक्यूल का स्पीड होगा, मान लीजिए कि इसका स्पीड हो गया V, तो एवरेज स्पीड भी हो गया V, RMS स्पीड भी हो गया V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी हो जाएगा V, क्योंकि आपका सैंपल एक ही मॉलिक्यूल का है। तो जो उस मॉलिक्यूल का स्पीड होगा वही एवरेज स्पीड हो जाएगा, वही RMS स्पीड हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं VA = VRMS। क्यों हुआ, क्योंकि उस कंटेनर में सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस बचा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट 500 मीटर पर सेकेंड, द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर विल बी VRMS। हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये हो जाता है √3RT मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास में क्या रेशियो होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 32, हाइड्रोजन का होता है 2, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो 16 टाइम्स लाइटर है, यानी कि उसका m जो है वो 16 टाइम्स कम होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट अंडर है, तो 16 टाइम्स कम हुआ, यानी कि 4 टाइम्स स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। आंसर हो जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रेशर ऑफ अ गैस केप्ट इन एन आइसोथर्मल कंटेनर इज 200 किलो पास्कल। ये कंटेनर है, आइसोथर्मल है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। इफ हाफ द गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम इट द प्रेशर विल बी, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आधा हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, किसी भी कंटेनर में प्रेशर क्यों फील होता है, प्रेशर इसलिए फील होता है क्योंकि इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं कंटेनर के वॉल से, और कंटेनर के वॉल से कोलाइड करके वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम के कारण फोर्स फील होता है, फोर्स के कारण प्रेशर आता है। ठीक है, अब अगर आप आधे गैस को निकाल देते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, इफ हाफ द गैस इज रिमूव्ड, यानी कि पहले मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, तो आपने हटा करके 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ही छोड़ा, 50 मॉलिक्यूल्स को आपने निकाल दिया, तो पर यूनिट टाइम में जितने मॉलिक्यूल्स अब कोलाइड करेंगे इस वॉल से वो आधा हो जाएगा। पहले मान लीजिए कि पर यूनिट टाइम 50 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो अब कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ऑब्वियसली उसका आधा 25 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम कोलाइड करेंगे। और हर मॉलिक्यूल का एवरेज मोमेंटम सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि देखो दे रखा है आइसोथर्मल कंटेनर, यानी कि हर मॉलिक्यूल का एनर्जी सेम है। एनर्जी क्या होता है, हाफ mv/RMS²। ये हो गया एवरेज एनर्जी। ये किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आइसोथर्मल कंटेनर है, यानी कि टेम्परेचर सेम है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि हर मॉलिक्यूल का एवरेज मोमेंटम p सेम है, यानी कि पहले जिस मोमेंटम से एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा था अभी भी उस मोमेंटम से ही कोलाइड कर रहा है। लेकिन पहले अगर 50 मॉलिक्यूल कोलाइड करता था पर यूनिट टाइम, तो अब 25 मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, क्योंकि आधे गैस को आपने रिमूव कर दिया है। तो प्रेशर अगर पहले 200 था तो अभी प्रेशर हो जाएगा 100 किलो पास्कल। 11th प्रॉब्लम है, द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इज V इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू ऑक्सीजन एटम्स, द RMS स्पीड विल बी। RMS स्पीड का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, ये होता है √3RT/m0। इसको आप मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो उस केस में 3kT/m हो जाएगा, वेयर m इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये जो m0 है ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर डबल हो गया, यानी कि ये जो T है ये T से बढ़ करके 2T हो गया, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गया। इसका मतलब उसका मास जो है वो आधा हो जाएगा उस मॉलिक्यूल का, यानी कि ये m0 हो जाएगा m0/2, यानी कि बाई 2 ऊपर गया तो 2 × 2 4 हो गया, और रूट भी है, यानी कि RMS स्पीड जो है वो अब डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 का एक फैक्टर यहाँ से आया, 2 का एक फैक्टर नीचे से आया, तो 2 × 2 4 हो गया, √4 हो गया 2, यानी कि पहले स्पीड था v, तो अब स्पीड हो जाएगा 2v। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस शोन इन फिगर इज आइसोथर्मल है, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है, कौन सा है। हम लोग ये जानते हैं कि PV = क्या होता है, nRT, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, P वर्सेस T,
ये देखिए P वर्सेस T का ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन है। मतलब हम लोग यहाँ से ऐसे लिख दें P इज इक्वल टू NR/V इंटू T। तो देखो ये क्या आ गया, ये आ गया P वर्सेस T का ग्राफ। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका स्लोप क्या है, NR/V है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये NR/V कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि देखो P वर्सेस T का ग्राफ हमने बनाया। P वर्सेस T का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में दे रखा है। और आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू NR/V इंटू T। तो P वर्सेस T जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा और उसका स्लोप क्या है, NR/V। ये स्लोप कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज V इज कांस्टेंट। V कांस्टेंट का मतलब होता है कि वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इट मीन्स इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब होता है वैसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। आइसोथर्मल का मतलब होता है वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, क्योंकि देखो टेम्परेचर तो चेंज कर रहा है। आइसोबेरिक भी नहीं होगा, क्योंकि देखो प्रेशर भी चेंज कर रहा है। तो ये प्रोसेस आइसोकोरिक होगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप 2 करते हैं, यानी कि इसमें वन और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। कंसिडर अ कोलिजन बिटवीन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन केप्ट एट रूम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। अगर दो डिफरेंट गैसेज को आप लोग सेम रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो सेम टेम्परेचर पे होने से क्या होता है, दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। ये हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिस विल बी इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, MH कर देते हैं, इंटू VH RMS स्क्वायर। ये समझ में आया, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जो है वो टेम्परेचर T पे डिपेंडेंट होता है और क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों गैस को आपने सेम टेम्परेचर पे रखा है। तो ध्यान रखो, दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है, एवरेज सेम है। यानी कि अगर आप ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, क्या जरूरी है कि उसका स्पीड इस VRMS के बराबर हो? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये तो RMS स्पीड है ना। यानी कि ऑक्सीजन का कुछ मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है जिसका स्पीड इस RMS से ज़्यादा हो, और हाइड्रोजन का कुछ मॉलिक्यूल हो सकता है जिसका स्पीड इस VRMS से कम हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों गैसेज के मॉलिक्यूल का तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एक कर्व बनता है ना, जो कर्व काफ़ी डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में समझाया भी था, सिखाया भी था। अगर आप स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन के केस में कुछ ऐसा हो जाएगा, हाइड्रोजन के केस में RMS स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक एक मॉलिक्यूल के बीच में जब कोलिजन हो तो ऐसा हो सकता है कि किसी केस में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा स्पीड है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के पास कम स्पीड है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्पीड का तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फिक्स्ड स्पीड तो है नहीं। तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल अगर इसके पास ज़्यादा स्पीड है तो अपना कुछ एनर्जी ये हाइड्रोजन वाले को दे देगा, तो हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर कोलिजन में, उस पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। कभी ये भी हो सकता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका स्पीड कम है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसका स्पीड ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि हाइड्रोजन वाला जो मॉलिक्यूल है वो अपना कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन को दे देगा। तो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन में होगा लास्ट टू ऑप्शन C और D। ये दो ऑप्शन सही होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एंड दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। देखो ऑप्शन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, मतलब ये हो सकता है, हमेशा होगा ये तो कोई बोल भी नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर हो गया। तो ऑक्सीजन के एक टिपिकल मॉलिक्यूल का स्पीड कुछ भी हो सकता है, 0 से स्टार्ट करके एक लार्ज वैल्यू तक हो सकता है। उसी तरह हाइड्रोजन के एक टिपिकल मॉलिक्यूल का स्पीड 0 से स्टार्ट करके एक लार्ज वैल्यू तक जा सकता है। तो C और D ऑप्शन इसलिए ट्रू होगा क्योंकि देखो यहाँ से हमने क्या लिखा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन दिस इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, लेकिन ये दोनों का एवरेज इक्वल हुआ। ये तो पॉसिबल हो ही सकता है ना कि ऑक्सीजन का कोई एक मॉलिक्यूल है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है
और हाइड्रोजन वाला कोई मॉलिक्यूल है उसके पास कम एनर्जी है, तो जैसे ही इनका कोलिजन होगा एनर्जी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे ही दो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा, एक अगर ज़्यादा एनर्जी पे है दूसरे कम एनर्जी पे है, तो दोनों कहीं मिडिल पाथ में आना चाहेंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहेगा ना फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो अपनी कुछ एनर्जी हाइड्रोजन को दे देगा, तो सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। उसी का उल्टा भी हो सकता है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर है, लेकिन ये तो बिल्कुल पॉसिबल है कि ऑक्सीजन का कोई एक मॉलिक्यूल हो जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन वाले किसी मॉलिक्यूल से ज़्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल हो जिसकी एनर्जी हाइड्रोजन वाले किसी मॉलिक्यूल से कम हो, यानी कि सी और डी हो सकता है। ये जो लिखा है ना कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, ये तो हो ही नहीं सकता है। दोनों की एनर्जी कहाँ से इंक्रीज होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की इंक्रीज होगी उस केस में तो पूरा पूरा टेम्परेचर ही इंक्रीज कर जाएगा ना। दोनों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो एनर्जी दे कौन रहा है, यहाँ पर कोई तीसरा तो है नहीं इस सिस्टम में, तो इसलिए ए और बी ऑप्शन गलत है, सी और डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन केप्ट एट रूम टेम्परेचर एज कंपेयर टू अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल विथ स्मॉलर एवरेज स्पीड। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड हो या आरएमएस स्पीड हो, किसी भी तरह का स्पीड हो, वो सब क्या है रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड है तो यहाँ पर 8/पाई का फैक्टर आएगा, वो सब तो जानते ही हैं। तो ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका एवरेज स्पीड कम हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ये कहना कि स्मॉलर या ग्रेटर एवरेज काइनेटिक एनर्जी से हिट करेगा, ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखो दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। हमेशा ध्यान रखना जब भी टेम्परेचर सेम हुआ ना, इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हुआ। तो ऑक्सीजन वाले का एवरेज काइनेटिक एनर्जी या हाइड्रोजन वाले का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगा, क्योंकि दोनों जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो ये सी और डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। लेकिन ऑक्सीजन वाले केस में एवरेज स्पीड कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो 20 सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज जीरो ऑन एन एवरेज फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन रैंडम होता है। एक मॉलिक्यूल कभी इधर जा रहा है, थोड़ी देर बाद इधर जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर ये इधर जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएगा, तो सारा मोशन जो है वो रैंडम है। इसका मतलब नेट मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जीरो होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम फॉर ऑल आइडियल गैसेज। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT, और आपको दे रखा है क्या क्या सेम रखना है, कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स, n सेम रखना है, टेम्परेचर सेम रखना है, वॉल्यूम सेम रखना है। तो क्या क्या सेम होगा, ऑब्वियसली P सेम हो जाएगा, क्योंकि VNT ये तीनों सेम है। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो प्रेशर सेम हो जाएगा। तो C तो एक सही ऑप्शन हो गया। अब क्या RMS स्पीड सेम होगा, नहीं, क्योंकि RMS स्पीड जो है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, तो A को हटा दो। क्या डेंसिटी सेम होगा, नहीं, क्योंकि डेंसिटी ऑब्वियसली मास पे डिपेंड करेगा, तो B भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, क्योंकि एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अगर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो सेम हो जाएगा, यहाँ तक तो बात सही है। अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या दो डिफरेंट गैस का एवरेज मोमेंटम सेम होगा, नहीं। मान लेते हैं कि दो डिफरेंट गैस का उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, K1 इज इक्वल टू K2, तो क्या जरूरी है कि P1 इज इक्वल टू P2 हो जाए, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं K क्या होता है, P²/2m होता है, यानी कि K1 इज इक्वल टू K2 है, यानी कि ये हो जाएगा P1²/2m1 और ये हो जाएगा P2²/2m2। आप ये देखो, दो गैस का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, यानी कि K1 इज इक्वल टू K2 हो गया, यहाँ तक तो बात ठीक है। K1 किसके बराबर होगा, P1²/2m1, हम लोग ये जानते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाई 2 टाइम्स मास, ये तो हर कोई जानता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से।
तो अगर गैस 1 का काइनेटिक एनर्जी K1 है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा P1। अब दोनों गैस अलग अलग हैं तो M1 इज नॉट इक्वल टू M2। तो अगर M1 और M2 इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली P1 और P2 इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, यानी कि एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ये भी सेम नहीं होगा। तो सही ऑप्शन है प्रेशर सेम होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है द एवरेज मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। एवरेज मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि जीरो होता है, तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर कुछ भी हो जाए एवरेज मोमेंटम तो जीरो होना है। तो सही आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि एवरेज मोमेंटम किसी भी आइडियल गैस सैंपल का जीरो ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज द सेम फॉर ऑल आइडियल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर। ये हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, ये तो होता ही है। टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर सेम होने से क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वो सेम होगा। ध्यान रखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होगा। ये हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मॉलिक्यूल ये सेम होना है सारे गैसेस का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल वो सेम हो जाएगा, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल वो सेम होगा, क्योंकि एवरेज सेम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल सेम होता है। तो ए ऑप्शन सही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम नहीं सेम होगा, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दोनों में क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे? नहीं। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर होता है। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन तो सही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ये तो सेम होता है हर गैस के लिए, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ये सेम नहीं होगा, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिपेंड करता है गैस के मॉलिक्यूलर मास पे। तो सही आंसर हो गया ए और सी। यानी कि देखो मोल वाला जो ऑप्शन है ना वो सही है, क्योंकि एक मोल किसी भी गैस का हो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन अगर डिफरेंट गैसेज का 1 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेज ले रहे हैं तो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। इसलिए ए और सी सही ऑप्शन है। Consider the quantity mkt by PV of an ideal gas where m is the mass of the gas. It depends on the। अब ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगा? हम लोग जानते हैं आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू KT लिख सकते हैं। हमने KT के टर्म्स में इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन ही KT के टर्म्स में पूछा है। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, और M दे रखा है मास ऑफ द गैस। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर हम लोग m नॉट लिख दें तो इस N को ऐसे लिख दें, N इज इक्वल टू कैपिटल M बाई M नॉट, ये लिख सकते हैं ना। ये N क्या है? N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मास ऑफ गैस है कैपिटल M नॉट हमने लिया है इस क्वेश्चन में मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो इस N को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M बाई M नॉट। तो इसको ऐसे लिख दो, N की जगह हम लोग इसको हटा करके लिख देते हैं कैपिटल M बाई M नॉट। तो पूछा है कि mkt बाई PV क्या होगा? यहाँ से आप देख सकते हैं mkt बाई PV ये आ जा रहा है m नॉट। ये m नॉट क्या है? ये m नॉट तो हमने यहाँ लिख रखा है, m नॉट है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। ये टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि m नॉट क्या हो गया? हमने जो स्टार्ट किया था कैलकुलेशन, m नॉट लिया था मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि mkt बाई PV हो गया m नॉट, यानी कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस पे, यानी कि डी ऑप्शन सही है।